तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। और हर रोज की तरह हम कार्यक्रम में लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कैसे करें ब्रायलर मुर्गियों का आहार प्रबंधन, दुधारू पशुओं के आहार में आजुला का महत्व, सेब की तुड़ाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं यशपाल ठाकुर। सेब की पैदावार के लिए अपना हिमाचल प्रदेश एक अलग पहचान रखता है। इन दिनों सेब के बहुत से बगीचे में तुड़ाई चल रही है। किसान भाइयों, सेब की तुड़ाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन कौन सी बातें हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे एक प्रगतिशील किसान यशपाल ठाकुर से। आज मैं आपको सेब की तुड़ाई के बारे में बताऊंगा कि मैं अपने बगीचे में कैसे काम करता हूं और किन किन सावधानियों को ध्यान रखता हूं। सेब के तुड़ान से पहले मैं 2-4 बातों का ध्यान रखता हूं, जैसे कि इसका कलर और साइज और कब इसको तोड़ना है वो देखता हूं। जब सेब में पूरा कलर आ जाता है, चारों तरफ धारियाँ, लाल रंग की धारियाँ आ जाती है, तब हम देखते हैं कि ये तोड़ान के काबिल हो गया है और उसका साइज तोड़ान के काबिल हुआ या नहीं। अगर हम देखें, अगर लाल रंग की धारियाँ आ गई है, उसके बाद अगर ज़्यादा ओवर कलर हो गया, अगर ज़्यादा हो गया तो काला पड़ जाएगा, तब भी वो तोड़ान के लायक नहीं होगा। इसलिए हम ख्याल रखते हैं कि चारों तरफ लाल लाल धारियाँ हों, उस टाइम सही समय सेब का तोड़ान का है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस सेब को चारों तरफ से धारियाँ आ गई हैं और बिल्कुल तोड़ान के योग्य हो गया है। और ये भी पूरा तोड़ान के योग्य हो गया है। तो ये सेब सही समय इसका तोड़ाई का है। अब बात आती है तोड़ान के। तोड़ान के वक्त हमें सबसे पहले सावधानी रखनी चाहिए कि सेब की डंडी उसके साथ रहे और सेब का बीमा ना टूटे, और उसको आराम से तोड़कर टोकरी में रखना चाहिए और उसके बाद किल्टे में पलटकर जहाँ आप पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पहुँचाना चाहिए। सेब के तोड़ान में विशेष ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई दाग ना पड़ जाए, ज़ोर से ना पड़े, सेब जख्मी ना हो। अगर वो जख्मी हो गया तो हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और उसका गाहक कम मिलता है जी, दाम कम मिलता है। तोड़ान के दौरान हमारे पास किल्टा, टोकरी, क्रेट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमारे पास होनी चाहिए। सीढ़ी, ताकि हमें सेब तोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। तोड़ान के वक्त हमें लेबर को भी हिदायत देनी होती है कि वो सेब जो है आराम से तोड़ें, टहनियों का ख्याल रखें
टहनियाँ ना टूटे, ज़्यादा वजन ना दें, आगे ना जाएं, टहनियों के आगे तक ना जाएं, सीढ़ी का प्रयोग करें और आराम से सेब तोड़ें जी। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं सेब के मुनाफे की। जिन बागवान भाइयों ने अच्छी किस्म के पौधे लगाए हैं वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सेब की बागवानी करके। मैंने ये सेब की स्पर वैरायटी के पौधे कुछ लगाए थे अपने बगीचे में और उसको मैंने 20 जुलाई में तोड़ान शुरू कर दिया, क्योंकि वो 20 जुलाई तक तोड़ान के काबिल हो गए थे। और उन दिनों मेरा प्रति बक्सा 10 किलो का 1,1200 रुपये तक गया जी। 1000 से 1200 रुपये तक बिका जी 10 किलो का बक्सा। यानी हम मान के चलें 120 रुपये किलो सेब हमारा मंडी में बिका जी। तो अगर अच्छी किस्म के पौधे लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा है इस बागवानी में। और ये जुलाई में शुरू हो जाता है अच्छी किस्म के पौधे लगाएंगे तो, और जुलाई से लास्ट सितंबर तक इनमें तोड़ान चलता रहता है जी। बागवान भाइयों, मैंने अपने बगीचे में 700 पौधा लगाया है। उसमें 2-3 किस्मों के पौधे लगाए हैं, रॉयल, गोल्डन, रिच रेड और रेड वैरायटी के पौधे लगाए हुए हैं। और कुछ अर्ली वैरायटी, स्पर वैरायटी के पौधे लगाए हैं जो कि जुलाई 20 तक चल पड़ते हैं जी। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो अगस्त लास्ट तक ख़त्म हो जाता है, सितंबर 15 तक भी हो जाता है, चलता रहता है काम। और अगर अच्छी वैरायटी के पौधे हम 20 जुलाई से शुरू करते हैं और लास्ट सितंबर लास्ट तक चलता है जी। और इसमें लगभग इस वक्त 4000 पेटियाँ लगी हैं जी और अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। लगभग मैंने अब तक 2000 पेटियाँ मंडी में भेज दी हैं और लगभग 2000 पेटियाँ मेरे पास अभी बकाया हैं जी। तो मेरे को लग रहा है इस साल में पूरा खर्चा काट करके 7-8 लाख रुपया कमा लूँगा जी। धन्यवाद। मैं ETV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात, आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। IAS लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है। आप ये भी नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला CMO है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसे क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ETV हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान खेती के साथ साथ गाय और भैंस का पालन करते हैं।
इन दुधारू पशुओं के आहार में तकरीबन 70% खर्च भी आता है। यदि इनके आहार में अजोला का समावेश किया जाए तो दूध उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही आहार पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। तो अजोला तैयार करने और पशु को कैसे और कितनी मात्रा में दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर DR पचौरी। ये अजोला कल्टीवेशन हम लोगों ने पशुपालकों के एक प्रदर्शन इकाई के रूप में यहाँ पर स्थापित की है। इसकी किस्म है जो अजोला पिनाटा के नाम से हम लोगों ने डाला है, और इसको बनाने के लिए ये 2 तरह से बनता है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। तो परमानेंट पिट बनाने के लिए 1 बाई 3 मीटर का एक पिट बनाना पड़ता है, जिसमें कि 2 पशु बड़े वाले गाय भैंस आराम से पाले जा सकते हैं। उनके लिए फीड सप्लीमेंट काफ़ी होता है। और जो लार्ज पशु हैं उनको 500 से 700 ग्राम तक प्रतिदिन दिया जाता है, जबकि जो छोटे स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, भेड़ है, बकरी है, इनको 250 ग्राम के करीब दिया जाता है। और पोल्ट्री के लिए 50 ग्राम सफिशिएंट रहता है। पिट को बनाने के लिए जो कच्चा पिट है पॉलीथीन वाला, उसमें करीब 1000 रुपये का खर्चा आता है। 2 फीट गहरा हमें गड्ढा खोदना होता है, पॉलीथीन बिछा के ईंटें लगानी पड़ती हैं, और उसमें 1.5 फीट पानी भर देते हैं। उसमें 3 तगारी करीब 15 किलो मिट्टी छान के, जिसमें पत्थर न हो, और 5 किलो गोबर ताज़ा मिला के रख देते हैं। दूसरे दिन उसमें अजोला डाल देते हैं। वह करीब हमको 1 हफ्ते बाद पशुओं को देने योग्य हो जाता है, और हम उसको हाथ से उठा के या छलनी से, क्योंकि उसमें छोटे छोटे भी अजोला के वो होंगे, फरने हैं ये, तो वो पानी में गिर जाएगा, और बड़े वाले को लेके हम लोग पशुओं को दाने के रूप में दे सकते हैं। इससे हम लोग पशुओं को यदि 700 ग्राम देते हैं बड़े पशु को, तो 1 किलो हम दाना उसको कम कर सकते हैं, तो फीड कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। और पक्का बनाने के लिए 1 मीटर बाई 3 मीटर का एक पिट बना लेते हैं, जो 2 पशुओं के लिए सफिशिएंट है। उसमें करीब कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये के करीब आती है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ चलता है 10,000 में। और इसमें हमें कभी नाइट्रोजन नहीं डालनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें यूरिया डाल देते हैं, यूरिया इसके लिए जहर है। नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल नहीं डालनी। इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 मुट्ठी 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद 1 मुट्ठी डाल दी जाती है। 15 दिन बाद 20 दिन बाद उसमें 5 से 6 किलो के करीब ताज़ा गोबर मिलाते हैं। इससे क्या है कि उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और अजोला बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इसको बनाए रखने के लिए 20 से 28 डिग्री तक ये सर्वाइव करता है। यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम लोग इस पर ग्रीन नेट डाल देते हैं, और हवा का आवागमन पूरा रहना चाहिए। और 6 महीने में जाके इसकी मिट्टी को और गोबर जो नीचे जम जाएगा उसको बदल देते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि जो अजोला है इसमें करीब 30 से 35% प्रोटीन होती है, और हम लोग जो फीड खिलाते हैं उसमें 14 से 18% फीड होता है। तो यदि हम इसको 700 ग्राम खिलाते हैं तो हमारी फीड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमको उसको दाना तो देना ही होगा, लेकिन यदि हम लोग 700 ग्राम अजोला हम बड़े पशु को दे रहे हैं तो 1 किलो हमारा फीड रिप्लेस हो जाता है। तो हमारी जो फीड कॉस्ट आ रही है 1 किलो, यदि हमारा जो दाना है उसकी कॉस्ट कम से कम 18 या 20 रुपये पड़ती है, लेकिन अजोला फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको पशु है गोबर डाल देना है 5 किलो, 10 दिन या 15 दिन के बाद 5 किलो मिट्टी डाल देनी है, 10 किलो 15 दिन बाद, और कुछ नहीं करना उसमें। 1 मुट्ठी मतलब 50 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। लेकिन याद रखिएगा NPK, यूरिया और पोटास ये कभी भी नहीं डालना है। तो किसान भाइयों के लिए और जो लेने की बात है, तो हम लोगों के यहाँ यूनिट है, हम लोग अपने यहाँ से 100 रुपये किलो के हिसाब से इस अजोला को किसान भाइयों को प्रोवाइड करा सकते हैं। किसान भाई कहते हैं कि कभी कभी साहब हमने तो खिलाया उससे दूध बढ़ा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अजोला को 21 दिन आप लगातार खिलाएं तो आपको पता चल जाएगा। 21 से 25वें दिन 30वें दिन तक आप रिकॉर्ड करें दूध का कि कितना दूध हो रहा है। मान लो 4 लीटर हो रहा है, और फिर 5 दिन के लिए दूध अजोला बंद कर दें तो उनका दूध तुरंत ही डाउन हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा वेरिएशन कि हमारा दूध अजोला खाने से बढ़ रहा है और अजोला न खिलाने से दूध कम हो रहा है। तो इस तरह से किसान भाई पता भी कर सकते हैं। जो पोल्ट्री में है उसमें एक जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, अंडे भी कुछ मात्रा में मिलते हैं, और उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छा रहता है। इसी तरह गोट के लिए
लिए है, बकरियों के लिए है। दूध भी मिलता है और ग्रोथ रेट भी अच्छा मिलता है, जो मांस के लिए बकरियां पाली जाती हैं उनके लिए। किसान भाइयों जो भी पशु पालते हैं वो आकर हमारे यहाँ से अजोला की यूनिट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण भी देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से समझें और अपने घर जाके इसको लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन लें। अपने प्रदेश में आज की स्थिति में ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है और जिन किसानों ने ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन कर रखा है, मुर्गी पालक भाइयों, इस व्यवस्था में आपको अधिक खर्च मुर्गियों के आहार पर करना होता है। यदि आप इनके आहार में लापरवाही करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव लागत खर्च के साथ साथ इस व्यवसाय से मिलने वाले लाभ पर भी पड़ेगा। इसलिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन किस प्रकार से करना है, जानते हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह से। ब्रॉयलर उत्पादन अंडा उत्पादन और बैकयार्ड मुर्गी पालन की तुलना में किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है अगर किसान जरा सा इससे सूझबूझ या तकनीकी नई तकनीकी को अपना करके इस व्यवसाय को अपनाता है। और इस व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए किसान या ब्रॉयलर पालक के लिए आवश्यक है कि उसके जो मुख्य या जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर विशेषकर जो ध्यान दिया जाए। जैसे खासकर इसमें अगर हम देखें तो जो प्रमुख पहलू हैं उसमें सबसे प्रथम पहलू आता है इसमें चूजे या प्रजाति का चयन करना, अच्छी आवास व्यवस्था उनको उपलब्ध कराना, दूसरा पशु पोषण व्यवस्था या आहार व्यवस्था जो है, और चौथा जो है प्रमुख रोग और उनका समय से निदान करना। इन चार पहलुओं में अगर मुर्गी पालक या ब्रॉयलर पालक ध्यान देता है तो ये निश्चित उस किसान के लिए या ब्रॉयलर पालक के लिए एक लाभकारी व्यवसाय सिद्ध हो सकता है। इन चारों पहलुओं में अगर हम देखें तो इस व्यवसाय पर लगने वाली कुल लागत का लगभग 70 से 75% भाग जो है केवल अकेले जो है आहार व्यवस्था पर खर्च होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आहार व्यवस्था और भी एक महत्वपूर्ण पहलू जो है मुर्गी पालक या ब्रॉयलर पालक के लिए हो जाता है इसमें। तो खासकर ये आवश्यक है कि मुर्गी पालक जो किसान भाई हैं हमारे उस आहार व्यवस्था पर विशेषकर ध्यान दें और ब्रॉयलर पालन से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए ये आवश्यक है कि उनको जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो है संतुलित आहार पर ही पालने की कोशिश करें। उसमें जो है सामान्यतः ब्रॉयलर पालन में हम 2 प्रकार का आहार जो देने की संस्तुति करते हैं। इसमें 1 दिन की आयु से लेकर के 4 सप्ताह की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको आरंभिक राशन या स्टार्टर राशन बोलते हैं। और इसमें सामान्यतः जो प्रोटीन परसेंटेज होती है वो 23-24% तक होती है और एनर्जी जो है उसमें 2800-2900 किलो कैलोरी तक होती है। और 4 सप्ताह से 5 सप्ताह या बाजार में बेचने की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको अंतिम राशन या फिनिशर राशन बोलते हैं। उसमें प्रोटीन परसेंटेज 22-23 तक और एनर्जी जो 27-28 किलो कैलोरी तक होती है। उसमें आहार देते समय जो हमारे मुर्गी पालक या जो ब्रॉयलर पालक किसान भाई हैं उसको विशेषकर जो है आहार की प्रबंधन पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कभी भी आहार जो है जो आहार के जो बर्तन होते हैं, फीडर्स होते हैं, एक तो उनको हमेशा जो है कभी भी ऊपर तक नहीं भरने चाहिए। 1/4 जो है आहार का बर्तन जो है या फीडर्स वो खाली रखने चाहिए। दूसरा जो है हमेशा जो फीडर्स हैं वो चूजे और बड़े पक्षियों की आयु के अनुसार जो है पक्षियों को उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे खासकर जो है ब्रॉयलर पक्षियों में जब हम ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग के 4-5 दिन तक आहार जो है ब्रूडर के अंदर जो पेपर पर ही छिटक करके दिया जाता है। उसके बाद में उसमें चिक फीडर जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है फीडर जो है दूसरे रूप में या उनकी आयु के अनुसार फीडर जो है वो बदल दिए जाते हैं। दूसरा जो है आहार को संतुलित बनाने के लिए यदि संभव हो तो अपने स्थानीय आहार अवयव को उचित रेशियो में या उचित मात्रा में मिला करके हम जो है स्वयं आहार भी तैयार कर सकते हैं। और इसमें खासकर अगर हम देखें तो इसमें आपका मक्का, गेहूँ, चावल, सोयाबीन
और दूसरे तत्व जो इसमें प्रॉपर रेशियो में मिला करके बनाए जाते हैं, तो आहार संतुलित भी होता है और आहार जो है सस्ता भी होता है। इसमें अकेला जो है 45 से 50% तक जो है अकेला भाग इसमें मक्का होता है, 10 से 15% इसमें गेहूं का चोकर और 15 से 20% इसमें जो है राइस कनकी या चावल की कनकी जो है वो मिलाई जाती है और 5 से 10% सोयाबीन। बाकी इसमें जो है जैसे फिश मील है, बोन मील है या सादा नमक है या और जो दूसरे ग्रोथ प्रमोटर, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला करके किसान या मुर्गी पालक जो है आहार को स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। स्वयं का तैयार किया हुआ आहार किसान के लिए या मुर्गी पालक के लिए सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला वो होता है उसमें जो है। दूसरा जो है आहार के भंडार से संबंधित भी जो मुर्गी पालक या जो किसान भाई हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। उसमें जो है कभी भी लंबे समय के लिए आहार को जो है फार्म पे वो स्टोर नहीं करना चाहिए, भंडारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि खासकर जैसे बरसात के समय अगर हम लंबे समय के लिए भंडारण करते हैं उसमें तो उसमें अल्फा टॉक्सिन जो है इसमें होने की संभावना रहती है और उसमें जो फंगस जनित एक बीमारी होती है और उससे मृत्यु दर की संभावना जो है पक्षियों में बढ़ जाती है उसमें जो है। दूसरा जो आहार दिन में कम से कम 2 या 3 बार देना चाहिए, जिससे पक्षियों को उनकी आवश्यकता अनुसार आहार उपलब्ध हो सके और एक साथ देने से या बर्तन अधिक भरने से आहार की जो बर्बादी होती है वो उसको हम जो बचा सकते हैं उसमें जो है। और जो अन्य दूसरे जो बिंदु प्रबंधन संबंधी है उनको विशेषकर जो मुर्गी पालकों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा कि इस समय बरसात का सीजन है, मधुमक्खियों के लिए ये सीजन सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि मौन वंशों में समय समय पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करें। उसके साथ साथ जहाँ पर बर्रे या मौमी पतंगे आदि का प्रकोप अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी भी साफ सफाई समय पर करें। इसके अलावा जो भी यानी कि मॉन्चर अगर उपलब्ध हैं उन्हीं के अनुसार, जैसे कि साज वगैरह में इस समय बरसात में थोड़ा नेक्टर मिलता है, उसमें भी मधुमक्खियों को रखा जा सकता है। अगर जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर आप कृत्रिम भोजन के द्वारा मधुमक्खियों को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखें। इसके लिए ये आवश्यक है कि मौन वंश के अंदर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम भोजन होना आवश्यक है। अगर मधुमक्खियों के पास आवश्यक मात्रा में भोजन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मधुमक्खियों की संख्या निरंतर घटती चली जाएगी और धीरे धीरे ये स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि धीरे धीरे मौन वंश समाप्ति की ओर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि मौन वंशों को समय समय पर उसका जब भी मौसम साफ हो तो उसका साफ सफाई का ध्यान रखें और उसमें अगर अतिरिक्त छत्तें हैं तो उन छत्तों को हटा करके अलग कर दें और उनको सुरक्षित स्थानों पर, जैसे कि पॉलीथीन की थैली के अंदर लपेट करके ऐसे सूखे वाले स्थानों पर उसको रख देना चाहिए। अगर ऐसे स्थानों पर अगर आप मौन वंशों के अंदर अगर छत्ते पड़े रहेंगे तो इसमें मौमी पतंगे का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है और जिससे मौन वंश धीरे धीरे, पहले तो खाली छत्तों में मौमी पतंगा आता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें अंडा देने के बाद पूरा मौन वंश के अंदर ये पतंगे का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो इससे यह है
कि समय पर इनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके अंदर किसी भी दशा में खाली छत्ते फ्रेम में न रखें। मौन गृह के अंदर उतने ही फ्रेम रखें जितने को मधुमक्खियाँ पूरी तरह से कवर करें, यानी ढके हुए हों। इसके अलावा जैसे कि साफ़ सफाई का है, इस समय बरसात अधिक होने के कारण जिस भी क्षेत्र में मधुमक्खियाँ रखी रहती है तो वहाँ पर नमी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और नमी के अगर मौन गृह के अंदर अगर नमी रहती है तो ऐसे उसमें मौन मंसों में कई प्रकार की बीमारियाँ आने का भी खतरा रहता है, जैसे कि फॉल ब्रूड है। फॉल ब्रूड का प्रकोप भी इस समय मधुमक्खियों के अंदर खासतौर पर एपिसेरिना इंडिका और भारतीय मौन में ये देखा जाता है। इसमें इसकी जो मुख्य पहचान है कि सेल खुले हुए दिखाई देते हैं और उसमें यह है कि अगर उसमें इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उन छत्तों को का उपचार करने के लिए उसमें मौन मंसों में टेरामाइसिन नामक दवा का 250 से 400 मिलीग्राम प्रति 5 लीटर चीनी के शरबत के साथ दिया जाना चाहिए। और ये यानी कि मौन मंसों की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, इस समय जो है मौन मंसों को कृत्रिम भोजन की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो बाहर यानी कि वर्षा के कारण नेक्टर और पराग पूरी तरह से धुल जाता है, तो इसकी पूर्ति के लिए इस समय उनको कृत्रिम भोजन के रूप में चीनी का शरबत दिया जाता है कि जिसमें भी चीनी का शरबत बनाया जा रहा है उसको उबाल करके पानी को अवश्य उबाल लें, क्योंकि इस समय बरसात होने के कारण पानी में कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जिसके कारण पानी गंदा रहता है और जिससे मधुमक्खियों में बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो इसलिए यह है कि मौन मंसों को यानी कि पानी को उबाल करके उसमें कि चीनी को लकड़ी की सहायता से धीरे धीरे उसको घोलते रहें और उससे जब ये पूरी तरह से घुल जाता है उसके बाद इसको ढक करके कोई सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। जब पूरी तरह से ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद कृत्रिम भोजन को शाम के समय मौन मंसों के अंदर देना चाहिए। और मौन मंसों को देते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी दशा में कृत्रिम भोजन मौन गृह के आसपास बाहर न गिरे। और इससे अगर कृत्रिम भोजन अगर बाहर गिरेगा तो इससे चींटियाँ उसके अंदर चींटियों को ये अंदर घुसने का मौका मिल जाएगा और जिससे अंदर अगर मधुमक्खियों के अंदर चींटियाँ और अन्य दूसरे मौन मंच से भी उसके अंदर आ करके उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कृत्रिम भोजन देते समय विशेष सावधानी रखें और इस बात का ध्यान रखें कि उसको कम से कम हफ्ते में 500 ग्राम प्रति मौन मंच की दर से चीनी का शरबत दिया जाना चाहिए। और इसमें यह है कि जब तक उसमें पूरी मात्रा में अगर समय समय पर चीनी का शरबत देते रहेंगे तो इससे मधुमक्खियों की जो अंडा देने की गति है वो बरकरार रहेगी और जिससे लगातार मधुमक्खियां अंडा देते रहेंगी और जिससे मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट नहीं आएगी। और इसी समय जैसे कि ततैया आदि बर्रे या अंगलार बिस्नार का प्रकोप भी मधुमक्खियों में सबसे अधिक देखा जाता है। तो इस समय इसके यह है कि बचाव के लिए, क्योंकि मधुमक्खियों की संख्या बरसात के कारण एक तो वैसे ही बहुत कम उसके पर जो गति होती है बढ़ने की मौन मंसों की वो काफ़ी धीमी हो जाती है और रानी के अंडे देने की गति भी काफ़ी धीमे रहती है। और इसमें जो है कि अगर जितने भी मधुमक्खियाँ पैदा होती है और अगर उसके आसपास में अंगलार बिस्नार का अगर प्रकोप ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जितने भी मौन मंस के जो बढ़ने की बजाय वो धीरे धीरे उनकी मौन मंसों की क्षति अधिक हो जाती है। तो इसमें यह है कि उसमें मौन मंसों के बचाव के लिए आसपास जो भी ततैया आदि के जो छत्ते हैं इन छत्तों को जला करके नष्ट कर देना चाहिए। और उसके अलावा जो मौन गृह के आसपास जो भी मौन बर्रे आदि आते हैं तो उनको मार करके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उचित ये होगा कि जिन क्षेत्रों में अगर इस समय फूल मौनचर पुष्प नहीं है तो उन मौन मंसों को उठा करके दूसरे ऐसे स्थानों पर रख देना चाहिए कि जहाँ पर उसको पर्याप्त मात्रा में मकरंद और पराग मिलता है। जैसे मक्का वाले क्षेत्रों में माइग्रेशन करें या दूसरे कोई अन्य क्षेत्र जहाँ पर अगर पराग वाले पुष्प हों तो उन क्षेत्रों पर मौन मंसों का माइग्रेशन करना आवश्यक है। अगर ऐसे स्थानों में माइग्रेशन करेंगे तो इससे मधुमक्खियों की संख्या और समय समय पर हम कृत्रिम भोजन देंगे तो इससे मौन मंसों की प्रगति बहुत तेज़ी से होगी। और जो आगामी सीजन में जैसे अक्टूबर नवंबर सीजन शुरू होता है तो उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में उससे शहद मिलेगा। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राजमा फसल पर एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@rate.etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।